का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो है इसका पीछे और डाल चुके हैं। तो जो है गुप्तोत्तर कॉल का और क्वेश्चन हमारा पड़ चुका है। उसके आगे का देखते हैं, ये भी साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा वीडियो इसका बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसको भी साथ में लेके चलना है। बड़ा हो या छोटा हो, पढ़ना तो है ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका 35 क्वेश्चन नंबर 35 तक पीछे वीडियो पड़ा हुआ है अध्ययन लिस्ट में, तो जिनको ज़रूरत हो वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये है, पहला है चंद्रगुप्त ने, दूसरा है घटोत्कच ने, तीसरा है समुद्रगुप्त ने और चौथा है श्रीगुप्त ने। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक गुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त द्वारा दी गई कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। चीटियां देखिए हमारी किताब पे पढ़ रहे हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे? पहला प्राकृत और पहला संस्कृत, दूसरा प्राकृत और तीसरा है पाली, चौथा है शोरसेनी। तो बोलते थे प्राकृत, ठीक है। क्या बोलते थे? प्राकृत। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे और उच्च वर्ग के लोग क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? एरड़ से, जूनागढ़ से, मंदसौर से और सांची से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरड़ से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईसा पूर्व का, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती का होने का उल्लेख किया गया है। फिर है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? है पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरा है श्रीगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त सेकंड और चौथा है घटोत्कच। तो इसका जो है किया था गुप्त वंश का प्रथम प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 है, ठीक है। अब दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। यह अशोक प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को परक्रमांक और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य, ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की थी। पहला, अब इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी को जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिक को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर ह्वेंसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एक कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हर्ष की प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो पहला है गुप्त वंश, दूसरा है पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा है प्रतिहार। तो गुप्त वंश ने जो है अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर में एक ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, उसमें यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गाँव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गांव से होने वाली उत्पन्न जो होता था उसको भी ग्रहिता को सौंप दिया जाता था। फिर है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला है मौर्य, दूसरा है शुक, तीसरा है गुप्त और चौथा है मगध। तो पहला है गुप्त काल में श्रीगुप्त है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।
फिर है निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुषों में बराबरी थी? तो है पहला गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, तो इनमें से किसी में भी नहीं, तो इनमें से किसी में भी स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी दी गई थी। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियां संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य के चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। फिर है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो पहला उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, तीसरा है उपज का आठवां भाग और चौथा उपज का आधा भाग। तो इसमें आंसर जो है उपज का छठा भाग। भूमि युग में गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। ठीक है। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उनकी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो समानता षष्ठी तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदर्ग, भूमि कर को क्या कहा जाता था? उदर्ग तथा भाग कर कहा जाता था। फिर है धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की 1/6, यही आपको रिपीट कर दिया है। ठीक है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो यही है उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग था। किस प्रकार की भूमि को अपरहर्त कहा जाता था? तो इसमें जो है बिना जोते हुए भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, फिर दिया हुआ जोती हुई भूमि को और फिर दिया हुआ उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही आंसर है बिना जोती हुई भूमि को अपरहर्त कहा जाता था। वह भूमि जिस पर खेती ना की जाए को अपरहर्त भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो पहला सैन्य अधिकारियों को, दूसरा सिविल अधिकारियों को, तीसरा ब्राह्मणों को और चौथा दरबार विद्वानों को। तो ब्राह्मणों को जो है दिया जाता था। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भी भूमि दान में दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार की भूमि का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। फिर है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं। पहला है विदक भागम, दूसरा है हिरण्य और तीसरा उदरंग और चौथा उपरनिका। तो इसको है सही आंसर विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदर्ग कहा गया है। प्राचीन भारत के राजपूत योगिन संस्कृतों में उल्लेख है। उपनिका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाली किसानों से लिया जाता था। तो यहीं तक देखते हैं। ऐसे छोटा छोटा करके हम लोग इसको भी घटना चक्र भी लेते चलेंगे साथ में, जो कि ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आंसर देखते रहेंगे, ऐसे छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।